Point number 9. Onerous contract. एस 29 जो कल स्टार्ट हुआ था उसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं लिखें। whenever any contract have costs more than expected benefits, more than expected benefits, then such a contract, then such contracts are called onerous contract. Provision for expected loss, provision for expected loss should be made on such contracts. On such contracts. देखिएगा, ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है जिनमें लगने वाली जो कॉस्ट है वो उनके एक्सपेक्टेड बेनिफिट से ज्यादा चली जाए, यानी एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये। हमें जो मिलने वाले बेनिफिट हैं वो तो हो गए कम और उनकी कॉस्ट हो गई ज्यादा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा होगा तो आपको एक्सपेक्टेड लॉस होगा और वो लॉस का आपको क्या बनाना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। कैसे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मिस्टर ए entered into a contract. The cost of which rupees 52 lakh. Contract will provide revenue of rupees 60 lakh. एक
नाउ अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस समय पर एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि देखिए ध्यान से समझना बात को, अगर इनिशियल स्टेज पर ही कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग होगा तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट तो करोगे ही नहीं। तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट थी 52 लाख, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको 60 लाख की रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। तो आपने सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल है और आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ क्लॉज ऑफ पेनल्टी, contract include a clause of penalty of rupees 10 lakh if not fulfilled up to 31st March 2020। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को 31 मार्च तक पूरा नहीं किया जा सका तो 10 लाख की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। ऑन 15th मार्च मिस्टर ए estimate that contract will be completed on 15th April 2020। डिस्कस। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरवियस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पॉइंट क्या था, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पर पूरा कर दोगे तब तो आपको क्या मिलेगा, 8 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 15 मार्च को मिस्टर ए ने जब इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रेस को चेक किया तो मिस्टर ए को यह पता लगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट 15 अप्रैल से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। और अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 15 अप्रैल को पूरा होगा तो यानी 31 मार्च को तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि अब आपको पेनल्टी तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट तो हो जाएगी 62 लाख, जबकि रेवेन्यू है 60। यही बात मैंने ऊपर लिखी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कॉस्ट उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट से ज्यादा चली जाए, इनिशियली नहीं, ड्यू टू एनी क्लॉज ऐसा होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो उसके बेनिफिट से ज्यादा चली जाए, तो उस केस में हमारा एस 29 क्या बोलता है कि अब आपको ये जो एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है, कितने का लॉस होने वाला है आपको, 2 लाख का जो एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है, आपको इस लॉस का आज क्या बनाना पड़ेगा, इसी साल में प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिख दें, सॉल्यूशन, एज पर AS 29 any contract have cost
more than as per सर हाँ जी, आप एक बार ये वापस बता देंगे सर, आपने क्या कहा कि 62 लाख की कॉस्ट हो जाएगी अब? हाँ जी, 62 की हो गई ना। 52 लाख तो कंप्लीट करने की कॉस्ट है ही, और 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। तो सर ये इसलिए लगेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वो अप्रैल में खत्म हो रहा है। बिल्कुल, कंडीशन थी 31 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो हाँ। पेनल्टी देनी पड़ेगी। और मुझे पता है कि 15 अप्रैल से पहले मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर ही नहीं सकता, तो मुझे हाँ। 100% पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। अब देनी हाँ। पड़ेगी तो मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कॉस्ट मेरे लिए पड़ी 62 लाख, जबकि कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू जनरेट होगी केवल 60 लाख। तो 60 मेरा लाख। 2 लाख का नुकसान हो गया, इसका मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर। कॉस्ट मोर देन expected benefit, expected benefit, such contracts are such contracts are known as onerous contracts and provision should be created for expected loss. In the given question, in the given question, we must create provision of 2 lakh for the year ended 31st March 2020। हम 2 लाख का क्या बना लेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। दिस विल बी कॉल्ड ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, रियम्बर्समेंट। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है? कैंसिल थोड़ी होगा, कैंसिल की पेनल्टीज बहुत ज्यादा होती हैं। कैंसिल कैसे कर दोगे आप कॉन्ट्रैक्ट को, सामने वाला एग्री भी तो करना चाहिए ना। सर इस स्टेज पे आके थोड़ी कर तब पाएंगे। तुमने हमारे को, ठीक है तो आप मतलब 2 लाख के नुकसान के लिए अपना पूरा 60 लाख का नुकसान कर लोगे आप। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो जितनी ठीक है कॉस्ट सर। इनकर्ड कर चुके हो वो तो बेकार हो गई सारी, रेवेन्यू कुछ भी मिलेगी नहीं। तो ऐसा कौन करता है। सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना कितना डिफिकल्ट भी तो होता होगा, इम्पॉसिबल के बराबर हाँ, ही। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते हैं कैंसिल की, आपकी इच्छा हो गई हाँ। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, बिल्कुल। आइए रियम्बर्समेंट। देखिएगा क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 लोगों के बीच में,
ठीक है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इन कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में एक तीसरे पर्सन ने कोई गारंटी दी हुई है किसी खर्चे को या कुछ खर्चों को मीट आउट करने की। इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, इस पर्सन को बोला, मिस्टर ए को बोले तुम ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई लॉस आता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस आता है, समझना, जैसे मान लो मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की ही बात कर लूं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टर ए ने किया है, अगर इसमें फ्यूचर में जाकर कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस की आने की उम्मीद आ जाती है, तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, 50% नुकसान बियर कर लूंगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें 50% अमाउंट रियम्बर्स कर दूंगा जितना तुम्हारा कुछ खर्चा होगा। यानी सुनना, whenever any expenditure requires to be settled is expected to be reimbursed by the third party। या फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी बात करें कि आपने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया पेनल्टी के क्लॉज के साथ, बहुत ध्यान से सुनना, अब आपको एक डर सताया कि यार पेनल्टी अगर लग गई तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस करवा लिया। आपने क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या बोला, अगर आपको कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस होता है तो हम उसके 50% को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो इट विल बी कॉल्ड सिचुएशन ऑफ रियम्बर्समेंट। ठीक है, तो अब सोचिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का लॉस हो गया, तो जो ये थर्ड पार्टी है ये आपको कितना रियम्बर्स करेगी। अगर 50% रियम्बर्समेंट के लिए इसने एग्री किया है तो ये आपको 5 लाख रुपए देगी। तो अब बात ये आती है कि इस रियम्बर्समेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इसने एग्री किया 50% रियम्बर्समेंट का, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी तो लिखो पहले इस बात को, whenever some or all of the expenditures, whenever some or all of the expenditures required to settle a provision, required to settle a provision, सर एक्सपेंडिचर के बाद क्या था? required to settle a provision is expected to be reimbursed, is expected to be reimbursed by another party, is expected to be reimbursed by other party, comma, reimbursement should be recognized
reimbursement should be recognized when it is virtually certain. Reimbursement should be recognized when it is virtually certain that reimbursement will be received. Virtually certain that reimbursement will be received. ये सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आपको क्या मिल जाएगा. इट इज वर्चुअली सर्टेन. वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है 100% सर्टेनिटी कि हाँ आपको रियम्बर्समेंट का पैसा मिल जाएगा, तो ही आप उस रियम्बर्समेंट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो. Sir, certain that reimbursement should be realized, received. Reimbursement will be received, ऐसे लिख लो. ये इसमें सर और कोई टाइप का रिएम्बर्समेंट नहीं आएगा? और किसी टाइप का कैसे? जैसे जो ये कॉन्ट्रैक्ट जिससे ले रहे हैं, से सपोज वो कहते कि आधा अगर तुमने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए तो उसका आधा मैं तुम्हें ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कौन बोलता है ये बताओ. ऐसा कौन बोलता है कि भैया मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहा हूं और तूने गलती की और डिले हुआ तो पेनल्टी मैं भी बियर कर लूंगा. पेनल्टी नहीं, सपोज उसको मिस्टर ए को कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर करने पड़ रहे हैं उस चीज के लिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप एक तो मतलब एस्केलेशन क्लॉज की बात बताओ. कर रही है. एक बात बताओ प्रांजल, एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात. आपने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपने एग्री कर लिया कि मैं आपको 50 दूंगा, ठीक है, 50 दूंगी. हाँ। अब क्या आप कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसा क्लॉज डालोगे कि तुम्हें अगर एक्स्ट्रा करना पड़ा तो मैं तुम्हें और दे दूंगी? सर एस्केलेशन होता है तो एस्केलेशन ये डालता है, ये नहीं डाल सकता. ये डालेगा ना, वो तो इसने डाला हुआ होगा. वो तो अगर डाला है तो रियम्बर्समेंट की तो बात ही कहां आई फिर. तो ये रियम्बर्समेंट थोड़ी कहलाएगा फिर. अगर आपने क्लॉज ही ये डाला है कि अगर प्राइसेस बढ़ी तो तुम मुझे पैसा दोगे, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज है फिर. तो ये रिएम्बर्समेंट नहीं होगा. ये रियम्बर्समेंट थोड़ी होता है. रियम्बर्समेंट होता है कि आपने कोई खर्चा कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट में और उसके लिए थर्ड पार्टी आपको कोई पेमेंट कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड रियम्बर्समेंट. ओके सर. तो कॉन्ट्रैक्ट में ये तो मानो ही मत कि ये आपको कुछ रियम्बर्स करेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए. ठीक है. अब बात ये आती है कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे रियम्बर्समेंट को. तो लिखिए reimbursement should be recognized as an asset separately. सेपरेटली एक असेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा. रियम्बर्समेंट amount should not exceed amount of provision के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है. यानी जितने का आप एक्सपेक्टेड लॉस अज्यूम कर रहे हो, जिसका कि आप प्रोविजन बना रहे हो, तो रियम्बर्समेंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर तो ये जो थर्ड पार्टी है वो 50% या सपोज 60% का करेगी तो वो उतना ही रिम्बर्स कर देगी फिक्स रेशियो में? हाँ बिल्कुल, जितना एग्री कर रही है. सर हाँ, मतलब वो इनिशियली एग्री कर लेगी ना कि मैं इतना रिम्बर्स कर दूंगी. बिल्कुल भाई, कॉन्ट्रैक्ट सारे पहले ही होंगे. हाँ ठीक है सर.
in profit and loss account only net provision should be disclosed. अब इन बातों को समझना, देखिएगा। सबसे पहले बात करता हूं P&L अकाउंट पर। ये क्या बातें ये बता रहा है, P&L अकाउंट में आप यहां लिख रहे हो 2 प्रोविजंस और इसमें से लेस कर दोगे रिएम्बर्समेंट। तो P&L अकाउंट तो बोलता है नेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन आउटर कॉलम में जाएगा, यानी आप प्रोविजन को जब भी P&L में डिस्क्लोज करोगे तो जितना अमाउंट रिएम्बर्स्ड है उस रिएम्बर्समेंट को हटाकर ही आप P&L में दिखाओगे। लेकिन बैलेंस शीट में क्या होगा, ये लाइबिलिटी है और ये असेट है। बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी में तो दिखा रहे हो प्रोविजन फॉर जो भी है, और रिएम्बर्समेंट को असेट साइड में दिखाना पड़ेगा, नेट ऑफ नहीं कर सकते बैलेंस शीट में। क्लेम रिसीवेबल, या इंश्योरेंस कंपनी के नाम से या थर्ड पार्टी के नाम से आपको लेकिन एक सेपरेट असेट बनानी पड़ेगी। ये एस का प्रेजेंटेशन है, वो बोलता है P&L में तो नेट दिखाओगे आप, P&L अकाउंट में तो नेट प्रोविजन ही रिफ्लेक्ट होगा, आप इसे इनकम नहीं दिखा सकते अपनी, कि आप कहीं ये बोलो कि P&L में हम क्रेडिट साइड में दिखा दें उसे, रिएम्बर्समेंट को नॉट अलाउड। बट जब आप बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करोगे तो बैलेंस शीट में नेट ऑफ अमाउंट कभी नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में प्रोविजन सेपरेटली आपका लाइबिलिटी में जाएगा और जो भी उसके अगेंस्ट आपका रिएम्बर्समेंट बनता है उस अमाउंट को आप कहां दिखाओगे, असेट साइड में शो करोगे। और इसीलिए उसने ये बोला कि रिएम्बर्समेंट प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि नहीं तो ये P&L में क्रेडिट साइड चला जाएगा विच इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि अगर आपको उससे ज्यादा अमाउंट मिल रहा है तो ये चीज आप बचपन से प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो गई ये बात कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट आपके लॉसेस से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम कभी भी रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ये आपने बचपन से सीखा है प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहां इन्होंने एक रूल डाला कि जो रिएम्बर्समेंट का अमाउंट होगा वो किसी भी हालत में प्रोविजन से ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता आपका। तो ये पॉइंट था, प्रोविजंस के अगेंस्ट अगर आपको कोई भी रिएम्बर्समेंट मिल रहा है तो आप उस रिएम्बर्समेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आइएगा पॉइंट नंबर 11, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन। disclosure requirement of disclosure requirement, प्रोविजंस का डिस्क्लोजर्स कैसे किया जाता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन आता है, यानी आपके पास अगर पिछले सालों से उस अमाउंट के रेस्पेक्ट में कोई प्रोविजन चल रहा है तो, प्लस न्यू प्रोविजन क्रिएटेड, आपका जो नया प्रोविजन क्रिएट होगा
वो यहां आ जाएगा। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, अगर कुछ प्रोविजन रिवर्स हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं तो उनको आप यहां से हटा दोगे, तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन आ जाएगा। ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन आ जाएगा। तो प्रोविजंस को डिस्क्लोज करने का तरीका ये है। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ एस 29 का, अकाउंटिंग फॉर प्रोविजंस, कि प्रोविजंस को लेके हमारे पास किस तरह से सारी अकाउंटिंग होगी। तो डिस्क्लोजर में रिम्बर्समेंट को क्यों नहीं दिखाया? किसको? रिम्बर्समेंट को डिस्क्लोजर में नहीं दिखाना? दिखा सकते हो आप, इसमें नहीं आएगा। प्रोविजन का बैलेंस तो ऐसे ही निकालोगे आप, अलग से दिखा सकते हो, डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट है। अकाउंट्स में तो दिखाई चुके हैं ना अपन। यस सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपन शो करेंगे ड्यू प्रोविजन माइनस रिइंबर्समेंट। बिल्कुल। और वैसे भी न्यू प्रोविजन क्रिएटेड जो होगा ना, ऑटोमेटिकली रिएम्बर्स से नेट ऑफ होके ही आ जाएगा आपका। ओके सर। तो वो Yes, वैसे sir. भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब अपना अगला ट्रीटमेंट आता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये इस 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बताता है। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था प्रोविजंस का, दूसरा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, और तीसरा है कंटिंजेंट असेट का। चलिए तो हम बात करते हैं अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी पर। मींस क्या होती है ये? कंटिंजेंट लाइबिलिटी मींस पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन और present obligation which cannot be measured, which cannot be measured, or does not involve outflow of resources। अंडरलाइन कर लेना, एक नई टर्म यूज हो रही है, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मानी जाती है अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए। अब बात है पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं ये बोलूंगा, चांसेस ऑफ लॉसेस आर लेस देन 50%, यानी अप टू 50% अगर लॉस का चांस है तो फिर वो कहलाता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्योंकि मोर देन 50 तो कहां चला गया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में चला गया। तो इसका मतलब जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है वो क्या कहलाएंगे? अगर चांसेस ऑफ लॉस आर अप टू 50% है। तो आप इसी के नीचे लिख लीजिए एक नोट डाल के, if chance of loss, if chances of losses
are up to 50% known as possible obligation. Known as possible obligation. Contingent liability should not be recognized, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, should not be recognized in books. कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कहां दिखाया जाता है? Footnote. हाँ, एज अ Footnote. फुट नोट दिखाया जाता है, केवल डिस्क्लोज किया जाता है इसको. अमाउंट ऑफ contingent liability only be disclosed as note. कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसे केवल और केवल क्या किया जाता है? डिस्क्लोज किया जाता है. सर हाँ जी. सर आपने जो भी नोट लिखवाया था ना, इफ चेंजेस ऑफ लॉसेस आर अप टू 50%, हाँ, सर ये एक बार समझा दो. मतलब 50% तक है अगर लॉस होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी. जैसे कल एक एग्जांपल करवाया था, उसमें 60% थी तो मैंने प्रोविजन बना दिया. अगर हाँ. लॉस होने का चांस अप टू 50% रहेगा तो फिर प्रोविजन नहीं बनेगा, उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी माना जाता है. अभी एग्जांपल में सब आ जाएगा. हाउ टू कैलकुलेट अच्छा ठीक है सर. अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम मैनर में. कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1 यानी जस्ट लाइक अ प्रोविजन. आप जिस तरह से प्रोविजन का अमाउंट निकाल रहे थे, सेम मैनर में आपका क्या बनेगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी की कैलकुलेशन होगी, सेम एज प्रोविजंस. यानी वही बात, लॉस होने की संभावना और इनटू लॉस का अमाउंट, जो भी लॉस या आउटकम आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल. तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. बोलिए, क्लियर है यहां तक के सारे पॉइंट? यस सर.